गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो हमारी क्लास होगी इसका टॉपिक है कोल्ड वार। इंटरनेशनल रिलेशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एज यू ऑल नो। तो चलिए अपना क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम कोल्ड वार की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोल्ड वार है क्या। तो जो कोल्ड वार है ये दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों और दो राज्यों के मध्य एक तरह का उग्र संघर्ष था, जिसमें दो विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। और जो पद्धतियाँ थी वो थी लोकतंत्र और जनवादी गणतंत्र। और जो गुट इसमें जो शामिल थे वो थे नाटो और वार्सा पैक्ट। और जो दो राज्य इसमें शामिल थे वो थे यूएसए और यूएसएसआर। देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या था कि दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ इनका उदय हुआ। इन दो महाशक्तियों के आपसी संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला जो सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है वो है शीत युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। आपको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1949 में जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात ये समाप्त हो गया था। जिसमें जो ये जो युद्ध लड़ा गया था ये एलाइड फोर्सेस और जो एक्सिस पावर्स थी उनके बीच में लड़ा गया था। तो देखिए कई बार चाहे वो डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम हो या पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या फिर नेट का एग्ज़ाम हो, कई तरह के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मित्र राष्ट्र में कौन-कौन से देश शामिल थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस आते हैं। आप मतलब शामिल थे। और जो एक्सिस पावर है, एक्सिस पावर्स जो थी यानी दूरी राष्ट्र जो थे उनमें जर्मनी, इटली और जापान, ये एक्सिस पावर्स कहलाए थे। तो देखिए वैसे तो अगर आप देखेंगे इसमें कि अ, जो सोवियत संघ है और जो अमेरिका है ये एक ही गुट में शामिल थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। लेकिन इन दोनों का एक ही गुट में शामिल होना मजबूरी थी। और शामिल होने के बावजूद भी इन दोनों में काफ़ी मतभेद बने रहे थे, जो हम बाद में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि किस-किस तरह के मतभेद इनके बीच में थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे द्वितीय मोर्चे का प्रश्न या अमेरिका के द्वारा सोवियत संघ को परमाणु बम की जानकारी न देना, यूनान को लेकर मतभेद, बाल्कन समझौते की सोवियत संघ के द्वारा अवहेलना करना या फिर याल्टा सम्मेलन को लेकर मतभेद। तो कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में देखने को मिल रहे थे। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध की जैसे समाप्ति हो रही थी, तो समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब इस बारे में भी देखिए, शीत युद्ध की अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं कि किस तरह से इसका उद्भव हुआ था, तो इसमें ना 2 तरह के दृष्टिकोण आते हैं। पहला जो दृष्टिकोण है वो आंद्रे फ़ोंटेन और अमेरिकी विद्वान होल का है, जो बताते हैं कि जो शीत युद्ध है उसका उद्भव 1979 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके साथ हुआ था। और इसमें जैसे कुछ उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। जैसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन्होंने बताया था कि सोवियत संघ की जो साम्यवादी सरकार है, उसको ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। ब्रिटेन ने 1924 में और अमेरिका ने 1933 में सोवियत संघ को मान्यता दी और इसके साथ ही कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। और दूसरा जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है वो ये कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ का एक गुट में सम्मिलित होना मजबूरी थी। और इस दौरान भी उन दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहे थे, जो मैंने अभी डिस्कस भी किए थे कुछ उनमें से आपके सामने। और जो दूसरा दृष्टिकोण है, जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अ, शीत युद्ध का जो उद्भव है, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा अमेरिका का एक नगर था, फुल्टन, अमेरिका में एक नगर है फुल्टन नगर, वहाँ इन्होंने एक स्पीच दी थी 5th जनवरी 1946 को। उसमें इन्होंने कहा था कि मतलब एक इन्होंने भाषण दिया था, जो मिस्टर चर्चिल
थे, उन्होंने एक भाषण दिया था कि हम एक फासीवादी शक्ति के स्थान पर दूसरी फासीवादी शक्ति को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। इसलिए साम्यवादी सोवियत संघ के विरुद्ध आंग्ल और अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। तो इन विद्वानों के अनुसार जो फुल्टन भाषण और अमेरिकी जनमत के स्वागत से ही शीत युद्ध का उद्भव हुआ है। अगर कंक्लूजन में कहें तो शीत युद्ध की जो प्रथम पहल वो बोल्शेविक क्रांति 1917 से हुई थी 1917 में, लेकिन इसकी जो स्पष्ट ध्वनि है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फुल्टन भाषण से ही सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पे दोनों ही पर्सपेक्टिव इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब जो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त हो गया था और शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी, अ, तो अभी देखिए अभी जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो जापान का एक नगर है वहाँ, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए जिससे जापान को घुटने टेकने पड़े। अब आप ये जो डेट लिखी हुई है इसको भी याद कीजिए, और जो ये प्लेस है कि किस डेट पे किस डेट को कौन से प्लेस पे और बम गिराया गया था और उन उस बम का नाम क्या था। अब जैसे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी में उसका नाम था फैटमैन। ठीक है, ये उन्होंने गुप्त नाम रखे थे, तो इनको आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शंस रखे जाते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये अब देखिए शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले 19 अक्टूबर 1945 को जॉर्ज ऑरवेल ने अपने लेख यू एंड द एटम बॉम्ब, यानी ये इनका लेख था, इसमें इन्होंने किया था। किंतु सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो जियोपॉलिटिक्स है उसके रेफरेंस में 1947 1947 में बर्नार्ड एम बरूच ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, इसको भी आप याद रखिए। बरूच इसका जो क्रेडिट है वो हर्बर्ट सी सोप को देते हैं, किंतु इसे वाल्टर लिपमैन के द्वारा, अगर ये पूछा जाए कि इसको फेमस किसके द्वारा बनाया गया तो वो वाल्टर लिपमैन ने इसको फेमस बनाया था। अपनी एक कृति थी कोल्ड वार, उससे ये इन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध किसी परिस्थिति को बनाए रखने की कला थी जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं अपितु अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता था। इसके अंतर्गत सोवियत संघ और अमेरिका आपस में शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए शस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयास कर रहे थे। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश और सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ ये विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष था जो जारी रहा था। विचारधारा की जो लड़ाई थी वो इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे जो बेटर प्रिंसिपल है वो कौन सा है। शीत युद्ध के ना कुछ लक्षण थे, ठीक है? तो उन लक्षणों की अगर बात की जाए तो पहला था कि शीत युद्ध 2 सिद्धांतों का नहीं अपितु 2 भीमाकार शक्तियों यानी सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। दूसरा, शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियाँ व्यापक प्रचार और सैनिक हस्तक्षेप का प्रयोग कर रही थी। तीसरा, शीत युद्ध में प्रचार का काफ़ी महत्व था। यह वाक युद्ध था, जो पहले भी आपको अभी मैंने बताया था कि यह वाक युद्ध था। डायरेक्ट इसमें युद्ध देखने को नहीं मिल रहा था। दोनों शिविरों के मध्य जो तनावपूर्ण संबंधों की जो स्थिति थी उसको शीत युद्ध कहा गया। इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध भी कहा गया था, यानी इसे एक स्नायु युद्ध भी कहा गया था जो दिमाग में लड़ा जा रहा था। ठीक है, और उसके बाद जैसे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और सोवियत संघ, ये जो पावर्स थी 1945 के पश्चात उभरी महाशक्तियाँ, यानी सोवियत संयुक्त राज्य अमेरिका 1945, यानी ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये महाशक्ति के रूप में उभरी थी। महाशक्तियाँ जो वर्ड है ये सबसे पहले विलियम फोक्स के द्वारा यूज़ किया गया था 1944 में। ठीक है, और विलियम फोक्स ने एक बुक लिखी थी द सुपर पावर्स द यूनाइटेड स्टेट्स ब्रिटेन एंड द सोवियत यूनियन। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ को महाशक्तियाँ माना, किंतु शीत युद्ध के काल में अमेरिका और जो सोवियत संघ था उन्हीं के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है। अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि शीत युद्ध क्या था उसके बारे में, तो इन्होंने बोला कि शीत युद्ध पुरातन
शक्ति संतुलन की जो अवधारणा है, उसका नया रूप है। ये 2 विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर 2 भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। इनके अनुसार शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था। इस टाइम पे ये जो 2 है, ये रोगा नहीं, ये रीगा है, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लो। थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई। जो रीगा एक्सियोम है और जो वाल्टा एक्सियोम है, वो क्या है, उसके बारे में समझिए। अमेरिकी विद्वान डैनियल रियरगिन, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, शैटर्ड पीस, द ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, 1977 में। इसमें अमेरिका के युद्ध के बाद के जो नीति निर्माता थे और जो सलाहकार थे, उनको 2 खेमों में विभाजित देखते हैं। एक था ये वाला रीगा एक्सियोम और दूसरा था याल्टा एक्सियोम। अब देखिए, जो सोवियत संघ को विश्व क्रांति पर एक आक्रामक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में जो देख रहे थे, और देखते हुए सावधानी और सैन्य सुरक्षा की प्रधानता पर जोर देती है, वो है हमारी रीगा एक्सियोम। और जो याल्टा एक्सियोम है, उसमें ये कि शीत युद्ध काल में बने अमेरिकी गठबंधन, उसको बनाए रखने और उसे और अधिक विकसित करने पर ये एक्सियोम बल देती है। तो कई बार पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में कि रीगा एक्सियोम और याल्टा एक्सियोम क्या है, तो इस पर भी आप अच्छे से फोकस कीजिए। अब शीत युद्ध के कारण क्या थे? देखिए, शीत युद्ध का कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं था कि भई कोई एक पर्टिकुलर रीज़न था उसके कारण शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे जो कारण हैं वो देखने को मिलते हैं। अ, अगर इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहले जो कारण है, वो एक ऐतिहासिक कारण जिसको इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट फिर भी आप सुन लीजिए। ऐतिहासिक कारण में बताया जाता है कि अधिकांश इतिहासकार शीत युद्ध का कारण 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति है, उसमें ढूँढते हैं। इस क्रांति के समय से ही पश्चिमी जो राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया था, जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। तो एक तो ये कारण था शीत युद्ध के शुरू होने का। और दूसरा था एक जैसे युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में भी स्पष्ट विभिन्नता थी। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के जितने भी देश थे, उनको अपने प्रभाव में लाना चाह रहा था। लेकिन जो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। और जो यूएसए है या फिर इसके साथ के जो भी नेशंस थे, वो नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ का प्रभाव बढ़े। वो उन उसके प्रभाव को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे। ठीक है? अब है चर्चिल का जो फुलटन भाषण है, वो मैंने अभी आपको बताया ही था। ये भी एक सबसे बड़ा कारण था शीत युद्ध के स्टार्ट होने का। फिर है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुँचाई, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्थिति बेकार कर दी थी, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाज़ी फ़ौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया, ताकि जो नाज़ी सेना है, उसका रूसी सीमा पर पड़ा जो दबाव है, वो कम हो सके। लेकिन जो रूज़वेल्ट और चर्चिल थे, वो इस अनुरोध को टालते रहे। क्योंकि वो तो खुद नहीं चाहते थे कि इस तरीके से जो ये क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे, तो कहीं न कहीं यूएसएसआर को इससे बेनिफिट मिलेगा, और उसको बेनिफिट पहुँचाना ये जो अमेरिका और ब्रिटेन नहीं चाहते थे। फिर उसके बाद है कि सोवियत ये वाला भी हो गया, ओके। अब है सोवियत संघ के द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। इसके अंतर्गत ये डिसाइड हुआ था कि सोवियत संघ का बुल्गारिया और रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाए, और यही स्थिति ब्रिटेन की स्वीकार की जाए यूनान में। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, तो हंगरी और यूगोस्लाविया में बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता देना शुरू कर दिया, और वहाँ पे सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करा दी गई। इससे वो जो ब्रिटेन था, वो नाराज हो गया। तो ये भी एक कारण था। उसके बाद है कि सोवियत संघ के द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना की जाना। ठीक है? सोवियत संघ के द्वारा इस समझौते की अवहेलना के कारण भी जो सिचुएशन थी, वो काफ़ी बेकार हो गई थी। तो यह भी एक बड़ा रीज़न माना जाता है शीत युद्ध के शुरू होने का। और फिर उसके बाद है ये वाला बाल्कन समझौते का भी हो चुका है। और फिर ईरान से सोवियत सेना का न्याय हटाया जाना। अब इसमें देखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया।
यानी जैसे देखें ये पूरा ईरान है, तो यहाँ पर इस वाले एरिया में अ, ब्रिटेन की सहमति से सोवियत सेना ने अपना अधिकार जमा लिया। और युद्ध की समाप्ति के बाद जो एंग्लो अमेरिकी सेना है वो तो दक्षिण ईरान से हट गई, उन्होंने इस वाले एरिया को कैप्चर कर लिया था। वो तो जो एंग्लो अमेरिकी सेना है वो तो यहाँ से हट गई, लेकिन इन्होंने हटने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने बाद में वहाँ से अपनी सेनाएँ हटाई। इससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज़ हो गए, और यह भी एक बड़ा रीज़न था। अब है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन की जो स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। जैसे ब्रिटेन ने यूनान में जो अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर रखे थे, उनको समाप्त करने की घोषणा कर दी। अब यूनान में उस टाइम शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए जो पड़ोसी साम्यवादी देश थे, उन्होंने यूएसएसआर की प्रेरणा से यूनानी कम्युनिस्ट जो छापा मार थे, उनको परंपरागत जो राजतंत्री शासन था वहाँ पर, उनको उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। और इसके फलस्वरूप जो ट्रूमैन सिद्धांत या फिर जो मार्शल योजना है, उसके तत्वाधान में अमेरिका का हस्तक्षेप किया जाना ज़रूरी हो गया। अन्यथा अगर अमेरिका इंटरफेयर नहीं करता तो यूनान भी साम्यवादी खेमे में बिल्कुल जाने को हो गया था, यानी जाना निश्चित सा ही हो गया था। और उसके बाद है सोवियत संघ के द्वारा टर्की पर दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और बॉस्फोरस में कहा कि भई हम यहाँ पे नाविक अड्डा बनाना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पर नाविक अड्डा बनाने का अधिकार दिया जाए। और इसके चलते वो वहाँ पर दबाव डालने लगा, जो यूएसए को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो काफ़ी नाराज़ हो रहा था इसको देखकर। तो यह भी एक कारण बना। फिर अणु बम का आविष्कार। अब शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण अणु बम का आविष्कार था। यह कहा जाता है कि अणु बम ने हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, अपितु युद्ध काल में जितने भी मित्र राष्ट्र थे, उसकी मित्रता का भी अंत कर दिया। क्योंकि जो यूएसए था वो अणु बम पर अनुसंधान कार्य और उसका जो परीक्षण है वो बहुत पहले से ही कर रहा था, और उसने इसकी जानकारी मित्र राष्ट्रों में से किसी को भी नहीं दी। तो ये भी एक काफ़ी परेशान करने वाली घटना थी, जिसको यूएसएसआर बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था कि देखो मुझसे मुझे बताया भी नहीं गया, खुद अभी आविष्कार कर रहा है, टेस्टिंग भी सब कुछ कर ली और परमाणु बम गिरा रहा है, तब ये बात सामने आई। उसके बाद है सोवियत संघ के द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के कुछ टाइम पहले से ही जब वो युद्ध समाप्त होने वाला था, उससे कुछ समय पहले से ही जो सोवियत पत्र थे, जो मेन वहाँ के जो मैगज़ीन्स थी, न्यूज़पेपर्स थे, उसमें अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे थे। और ऐसा जो प्रचार अभियान था, ये अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ा विक्षोभ फैला रहा था। इससे अमेरिका ने भी अपने यहाँ पे जो कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ थी, उस पर बैन लगाना शुरू कर दिया, ताकि अमेरिका में कम्युनिज़्म का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको रोका जा सके। फिर है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बार-बार वीटो का प्रयोग। सोवियत संघ ने अपने वीटो के अनियंत्रित प्रयोग के द्वारा काफ़ी यूएन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके कार्यों में काफ़ी बाधाएँ डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा को स्थापित करने वाली विश्व संस्था नहीं मानता था। वह तो मानता था कि अमेरिका के विदेश विभाग का ही ये एक अंग है, यानी यूएनओ है, वो सिर्फ़ इसका अमेरिका का एक विदेश नीति का अंग है। तो उसके बाद है शक्ति संघर्ष। शक्ति संघर्ष में क्या है कि जो द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अनेक मुद्दे जो थे, सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में मतलब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो उनके बीच में जो उनके हितों के बीच में टकरा रहे थे। काफ़ी विवादास्पद मुद्दे थे, जैसे जर्मनी का प्रश्न हो गया, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना करना, बर्लिन का प्रश्न। तो इस तरह से कई जो ये मुद्दे थे काफ़ी विवादास्पद थे, और उनके आपस में अमेरिका के जो और सोवियत संघ के जो स्वार्थ है वो आपस में टकरा रहे थे। तो इसके कारण भी जो शीत युद्ध है वो काफ़ी भड़कने की तरफ था, मतलब शुरुआत की तरफ था ये स्टेप्स। उसके बाद शीत युद्ध के कुछ विशिष्ट साधन हम देख लेते हैं। पहला जो साधन है वो है प्रचार, कि किस तरीके से प्रचार किया जा रहा था, दुष्प्रचार वहाँ पे हो रहा था, शक्ति का प्रदर्शन वहाँ पे किया जा रहा था, चाहे वो सैनिक शक्ति हो, चाहे वो टेक्निकल शक्ति हो। जासूसी की जा रही थी एक दूसरे कंट्रीज़ में जा जाकर। कूटनीति का जो प्रयोग है वो किया जा रहा था। कमज़ोर और जो अविकसित राष्ट्र है उनको आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करना, जैसे जो ट्रूमैन सिद्धांत है, फिर मार्शल योजना जो थी वो इसी का ही पार्ट है। अब जैसे ट्रूमैन सिद्धांत ये क्या है
कि यूनान, तुर्की और एरिया आज ही तो जो देश थे, इनको साम्यवादी खेमे में जाने से बचाने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश की। यानी अमेरिका ने जो ये देश थे, अमेरिका नहीं चाह रहा था कि ये जो देश है वो साम्यवादी खेमे में जाए। इसलिए अमेरिका ने क्या किया कि इन देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना शुरू किया। इस प्रकार आर्थिक सहायता के माध्यम से जब साम्यवाद का जो प्रसार है, उसको अगर सीमित करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी, तो जो इसके लिए जो उन्होंने नीति अपनाई, उसे उन्होंने ट्रूमैन सिद्धांत का नाम दिया। फिर है एक मिस्टर एक्स और कंटेनमेंट की नीति। अब अमेरिकी राजनयिक थे जॉर्ज एफ कैनन, ठीक है, इनका नाम याद रखना, जॉर्ज एफ कैनन। इन्होंने सोवियत संघ में 1944 से 1946 तक डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में कार्य किया। और एक अमेरिकी जो विशेष विभाग है, उसको सोवियत संघ के द्वारा विश्व बैंक और आईएमएफ को समर्थन नहीं करने के संबंध में एक लंबा टेलीग्राम किया। इसमें कैनन ने सोवियत संघ की जो भी वीकनेस थी या प्रस्तावित जो अमेरिकी जो रणनीति थी, उसके बारे में लिखा। अपने एक्सपीरियंस और जो भी था इनका अनुभव था, या फिर जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया था, वो अमेरिका भेजे। और उस गोपनीयता को संवर्धित और संशोधित संस्करण के रूप में कैनन ने एक मैगज़ीन थी फॉरेन अफेयर्स नाम से, उसमें मिस्टर एक्स बन के, यानी अपना नाम इन्होंने छिपाया और मिस्टर एक्स के नाम से कंटेनमेंट विषय का एक लेख लिखा। इसे ही कंटेनमेंट की नीति कहा जाता है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं धीरे-धीरे अपलोड करती रहूँगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। Thank you so much for listening to this video.